हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? बच्चों, जनरल एंट्री में हमारी 2 क्लासेज हो चुकी है ना, वीरेंद्र 3rd क्लास। और इस क्लास के अंदर में हम लोग कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 10th 11th होगा। इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मिक्स कॉन्सेप्ट। क्लास को आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, आप में से जो भी बच्चा आर्ट्स या साइंस का है या फिर बहुत ज्यादा वीक रहा होगा कॉमर्स में अपने बचपन में, मेरे बच्चे, अगर आपको तनिक भी दिक्कत हो रही है इन बातों को समझने के लिए, तो मेरा एक चैनल है सीओसी कॉमर्स स्कूल। सीओसी कॉमर्स स्कूल पे जाकर आप क्या करेंगे, जनरल एंट्री की उन क्लासेज को आप देख सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिसका जो टर्म्स में यूज कर रहा हूं, उनके क्लासेज को आप देख सकते हैं वहां पे डिटेल में, जो 11th क्लास वालों को फोकस करते हुए बनाया गया है। ये जो क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये मानते हुए कि आपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो अपने 11th-12th क्लास में पढ़ा हुआ है, या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ाई किए हैं या बहुत एक्सीलेंट है, और उसके मुताबिक एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन जो आपने पहले पढ़ा हुआ उसका मैं करा रहा हूं। और मेन जो चैप्टर्स आपके शुरू होते हैं, वो चैप्टर शुरू होते हैं आपके जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक के बाद, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है बस आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मैट में डाला है। एक बात और बता दूं कि मेरे बच्चे, इन चैप्टर्स का भी जो लास्ट वाली मेरी क्लास है, लास्ट वाली क्लास, वो तो आपको करना ही करना है, इवन दो आप वहां से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन चीजों का जो आपका स्टडी मैट में आपके एग्जाम में रेलिवेंट पॉइंट है वो मैं कराऊंगा। ठीक है ना? खैर, एनीवे, आइए, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा और मैं आता हूं। और वही बच्चा वो क्लास देखे जिनको रियली में थोड़ा सा स्पीड लग रहा है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं, ये सब रेलिवेंट नहीं है। और ये जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस पूरे अकाउंटेंसी में यूज किया जाएगा, आप धीरे धीरे मास्टर होते चले जाएंगे, है ना? तो आओ ना, आज बुकलेट का हम लोग शुरू करते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आइए, देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, पढ़िए मेरे साथ। 10, मेक जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सीओसी। मैंने जनरल एंट्री करने का आपको तरीका याद है, पिछली क्लास में बताया था कि मेरे बच्चे, कोई भी वैल्यू, अब तो ये रट जाना चाहिए, कोई भी वैल्यू, चाहे वो एसेट हो चाहे वो एक्सपेंस हो। जब मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं ना, तो वो सारी बातें कर रहा हूं, एक्सपेंस हो, लॉस हो, कोई भी चीज आपका, अगर इनमें से कोई भी आपका चीज इंक्रीज करता है, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो हम इनको क्या करते हैं जी, डेबिट करते हैं। और इनमें से कोई भी चीज अगर आपका डिक्रीज करेगा, वैल्यू जब भी डिक्रीज करेगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। याद रहेगी बात आपको? ये सर। फिर आपका मेरे बच्चे कैपिटल हो जाए, या फिर आपकी लायबिलिटी हो जाए, और या फिर आपका रेवेन्यू हो जाए, रेवेन्यू, इनकम, गेन, किसी की भी चीज की बात कर रहा हूं। अगर ये इंक्रीज करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे जी, क्रेडिट, है ना बच्चे? और अगर ये डिक्रीज करेंगे, नीचे की तरफ का मतलब क्या, डिक्रीज करना, तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो दिस इज द सिंपल रूल टू मेक द एंट्रीज। आपका इस रूल को फॉलो करते हुए हम अकाउंटेंसी को पूरा का पूरा आपका काम करते हैं, कोई डाउट नहीं सर। और मैंने हर एक वर्ड का, इन 5 वर्ड का मीनिंग बहुत एग्जैक्टली आपको समझाया है कि उनका मतलब क्या होता है। लोग बोलते हैं कि मैंने रेंट पे कर दिया, आप बोलना कि हमने कैश पे किया। क्यों पे किया? क्योंकि रेंट है, वो एक्सपेंस है आपका। कोई कहता है कि मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बोलना कि नहीं, कैश इंट्रोड्यूस किया। बिल्डिंग इंट्रोड्यूस किया ओनर ने, क्यों दिया, उसके नाम से रिकॉर्ड करना, हम उसको कैपिटल बोलते हैं। ये सब बातें मैंने बता दी है, दोबारा उसको समय बात करने का मतलब नहीं बनता है। 10th का आप आइए जरा, पॉइंट नंबर 1, हम नए नए वर्ड्स को सुनेंगे। अच्छा, मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि जब हम गुड्स को जब हम परचेज करते हैं मेरे बच्चे, परचेज तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट। गुड्स को जब परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। गुड्स को जिसमें हम डील कर रहे हैं, अगर हम सोल्ड करते हैं तो हम किसी से एंट्री करते हैं, आपका सेल्स अकाउंट से। ये जो एंट्री होता है कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ये एंट्री हमेशा क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस पे। जो गुड्स हमने परचेज किया था, अगर वो रिटर्न हो जाता है, रिटर्न, तो हम लोग कौन से नाम को यूज करते हैं, परचेज रिटर्न, है ना? परचेज रिटर्न हमने नाम को यूज किया था, याद है ना आपको बच्चे? जो गुड्स हमने सेल किया था, अगर वो गुड्स आपका रिटर्न हो जाए, रिटर्न, तो हम किस नाम को यूज करते हैं, सेल्स रिटर्न। हम इसको सेल्स रिटर्न अकाउंट कहते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और मैं आपको बता दूं, इसके एक और भी नाम है, परचेज रिटर्न अकाउंट को मेरे बच्चे, परचेज रिटर्न अकाउंट को हम रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड।
रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न को एक और भी नाम से हम जानते हैं, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। तो हम इसे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड और दूसरा क्या, रिटर्न इनवर्ड। सर रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, हाँ सुनो, ये भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार किसको रिटर्न इनवर्ड कहना, किसको रिटर्न आउटवर्ड। तो ऐसे याद करना। सुनो यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये देखो मेरे बच्चे, मैंने खूब सारे रॉ मटेरियल परचेज किए हैं। जब इनको परचेज किया होगा तो हमने क्या लिखा होगा, परचेज अकाउंट। जो हमने परचेज किए ना, इसमें से कुछ डिफेक्टिव था और उस डिफेक्टिव को हमने क्या किया, वापस कर दिया। हमने इसको क्या किया, वापस कर दिया। तो जब हम इनको वापस करेंगे तो देखो हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है। सर हमारे पास से जा रहा है, जा रहा मतलब क्या, आउटवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है, जा रहा ना मतलब आउटवर्ड हो रहा है। तो परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड बोलते हैं आपका। पर बच्चे जो चीज हमने सेल कर दिया था, ये देखो हमने कस्टमर को सेल कर दिया था, ये गुड्स हमने सेल कर दिया था, इनमें से कुछ गुड्स खराब था और कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया। जब ये वापस होगा तो देखो इनवर्ड होगा, यानी कि बिजनेस के अंदर में आ रहा है, कैमरे के अंदर में आपका आ रहा है इनवर्ड, यानी कि सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी नाम यूज कीजिए, इंटरचेंजेबल है, कभी ये बोलते कभी वो बोलते, कुछ भी आप यूज कर सकते, कोई डाउट इसमें नहीं सर। ये बातें मैंने बताई थी, है ना। और आज मैं क्लास को आगे बढ़ाने के पहले आपको बता दूं मेरे बच्चे एक बात और, मैं इसको यूज कर लूं क्या, सुनो। गुड्स जब भी सेल होगा तो हम क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। क्या बोलेंगे बच्चे, सेल्स अकाउंट। जब भी गुड्स सेल होगा तो हम क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। आपका क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। जब भी आपका गुड्स सेल होगा तो, गुड्स सेल हो गया तो हम क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। उसका रिटर्न हो गया तो क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स परचेज किया तो क्या बोलेंगे, परचेज अकाउंट। अगर वो रिटर्न हो गया तो क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। ऐसा क्यों, क्योंकि यही नाम दिया गया है। जैसे आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं ना, छोटू कोटू नोटू पोटू, कुछ बोलते हैं ना उल्टे सीधे नाम से, तो आपको एक नाम दिया है ना बच्चे, जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, उसी तरीके से इनको भी एक नाम दिया गया है जिस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब आइए 10 का आप आओ जरा नंबर 1 के पास, 10 का 1 आपका, ठीक है ना, 10 का 1। इसको मैं मिटा दूं, ये सब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000, ध्यान से, इसलिए मैं गुड्स के बारे में समझा रहा था। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। मेरे बच्चे गुड्स जो था ना, गुड्स 20,000 का, वो प्रोप्राइटर यानी कि जो ऑनर है ना, वो बिजनेस से लेके चला गया पर्सनल यूज, घर के लिए। तो पता है क्या होगा कि याद रखना, आज एक मेरे साथ कसम खाओ, ये देखो आप, गुड्स अगर हमने परचेज किया, परचेजेज, तो हम क्या बोलते हैं, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमारा क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस को, कि हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, गुड्स मेरे बच्चे अगर हमने यहां पे सोल्ड कर दिया तो हम क्या यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे रेवेन्यू को। ये हमारा रेवेन्यू है ना, गुड्स का परचेज करना एक्सपेंस से, बेचना हमारा रेवेन्यू है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये गुड्स जो आपने परचेज किया था ना, और आपने क्या यूज किया था, परचेज अकाउंट। गुड्स बेच दिया तो क्या हो गया, सेल्स अकाउंट। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, गुड्स जब भी बिकेगा तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। बेचने के सिवाय, गुड्स बेचने के सिवाय किसी भी रीजन से, गुड्स मेरे बच्चे बिक गया तो सेल्स अकाउंट। बेचने के सिवाय, बिकने के सिवाय किसी भी रीजन से गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जाएगा, किसी भी रीजन से, तो मेरे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, उसको रेवेन्यू नहीं दिखाते। हम बोलते भैया मेरा जो एक्सपेंस है ना, वो आपका परचेज अकाउंट वाला, परचेज अकाउंट का जो नाम है वो हमारा कम हो गया। सर मतलब मैं आपको बताता हूं, ये देखो आप यहाँ पे 10th में 1 में क्या बता रहा है जी, 10th का 1 में कि भैया गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। तो एक तो मेरे बच्चे आपका जो गुड्स है ना, गुड्स वो कम हो गया बिजनेस से, है ना। एक तो आपका जो गुड्स है, गुड्स वो हमारा क्या हो गया जी, कम हो गया। कितने से, 20,000 से। 20,000 से आपका एक्सपेंस कम हो गया। और जब भी पैसा बिजनेस से ओनर विड्रॉ करता है तो हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल को कम कर देते हैं। बिजनेस में आप पैसा लाओगे तो क्लेम बढ़ेगा और निकालोगे तो माइनस होगा। मतलब कि ये दूसरा क्या करेगा, कैपिटल को कम कर देगा, कैपिटल को कम कर देगा। कितने से, 20,000। हमें इसकी एंट्री करनी है। एंट्री क्या बनेगा, सुनो ना, गुड्स गया ना बच्चे, जब भी गुड्स
आएगा जाएगा तो दो ही नाम है, गुड्स के केस में परचेज अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट। तो गुड्स अगर सोल्ड हो गया ना, बिक गया, सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, गुड्स अगर सोल्ड हो गया तब तो हम सेल्स अकाउंट यूज करेंगे, उसको रेवेन्यू दिखाएंगे। गुड्स सेल होने के सिवाय किसी भी रीजन में अगर गुड्स कम होगा मेरे बच्चे, गुड्स कम होगा तो हम इसी नाम को कम करते हैं, अपना इस एक्सपेंस को कम कर देते हैं, परचेजेज को कम कर देते हैं। तो हम लोग पता क्या करेंगे, यहां जो गुड्स गया ना, हम इसको क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट को यहां पे कम कर देंगे। सर ऐसा क्यों होता है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो आप यहां पे एक तो एंट्री पास करो, कैपिटल कम हुआ तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, या तो कैपिटल को डेबिट कीजिए या फिर हमने कल एक नाम दिया था जी ड्रॉइंग्स अकाउंट। हम दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, कोई भी एक, दोनों नहीं। तो 20,000 से कैपिटल कम होना डेबिट हो जाएगा। कैपिटल जब कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो गुड्स मेरे बच्चे चला गया, यानी कि हमारा एक्सपेंस जो था ना वो कम हो गया, क्योंकि अब वो गुड्स हमारे फैक्ट्री में यूज नहीं होगा, वो ओनर लेके चला गया। तो बिजनेस का जो आपका एक्सपेंस था उसको हमें कम करना होगा, और एक्सपेंस का कम होना क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे टू परचेजेज अकाउंट। आप तो मेरे बच्चे आप कसम खा लो, आप आज ही कसम खाओ ना मेरे साथ, आपका आज ही कसम खाओ। पता है कसम क्या, कि गुड्स जो आपके है ना, गुड्स को हम परचेज अकाउंट नाम पता कब देते हैं, जब वो गुड्स हमारे फैक्ट्री में यूज होगा, उसको प्रोडक्शन करने में, मतलब जहां पे हमारे, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल अगर हमने परचेज किया है और वो हमारे फैक्ट्री में यूज होगा, या फिर हमने जो गुड्स परचेज किया है हम उसको सेल करेंगे, ऐसे गुड्स को हम किस नाम से दिखाते हैं, परचेज अकाउंट से। ये नहीं कि कोई भी गुड्स परचेज अकाउंट होगा। दोबारा सुनना मैंने क्या बोला, परचेजेज अकाउंट हमारा पता क्या रिप्रेजेंट करता है, परचेज अकाउंट देखोगे इसका मतलब अच्छा ये गुड्स जो होंगे ना, हमने क्या क्या होगा जी, परचेज क्या होगा, या तो प्रोडक्शन में यूज करने के लिए या फिर बेचने के लिए, उसका मतलब गुड्स होता है। और उसको हम किस नाम से दिखाते हैं, परचेज अकाउंट के नाम से। वो गुड्स जब सेल हो जाएंगे तो किस नाम से दिखाएंगे, सेल्स अकाउंट से। जो सेल किया था वापस हो जाए तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, और जो परचेज किया था वापस हो गया तो परचेज रिटर्न अकाउंट। और हमने कहा कि बस, इससे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं अभी तक मैंने आपका, इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं। और हमने बोला एक बात और कि भैया याद रखना, परचेजेज अकाउंट जो आपका है वो रिप्रेजेंट करता है कितना गुड्स हमने रखा है रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, या फिर फैक्ट्री में यूज करने के लिए। तो क्योंकि ये जो 20,000 का गुड्स है वो ओनर लेके चला गया अपने घर, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या करेंगे जी, कि जो हमारा परचेजेज था ना, मान लो हमने 5 लाख से गुड्स को परचेज किया था, 5 लाख, तो 5 लाख में क्या करेंगे, 20 से हम कम कर देंगे, यानी कि 4,80,000 का ही वो गुड्स है जो कि आपका बिजनेस में यूज किया जाएगा, या तो प्रोडक्शन करने में या फिर रीसेल करने में। याद रहेगी बात आपका। तो दिस इज द वे टू पास द एंट्री। आपका हम इस तरीके से एंट्री करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए आप यहाँ पे, अगला देखिए नंबर 2। मैंने गुड्स पे बहुत सारे केसेज आपके लिए बना के रखे हुए। नंबर 2 पढ़ेंगे आप। कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 30,000 यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब मेरे बच्चे, मान लो हमने जब गुड्स परचेज किया था ना, मान लो पहले मैं ये आपका 6 लाख का परचेज किया था, मान लो। तो जब गुड्स हमने परचेज किया था तो हमने क्या किया था, वो परचेज के नाम से दिखाया था। अब मेरे बच्चे कहता है कि उस गुड्स में से 30,000 का जो गुड्स है ना, हमने बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे यूज कर लिया। कुछ ऐसा हुआ होगा, मैं बताता हूं कि जैसे मान लो मैं क्या करता हूं, सीमेंट रोड्स में डील करता हूं। मेरा एक शॉप है, उस शॉप में क्या होता है जी, मैं मार्केट से सीमेंट रोड ब्रिक्स लेकर रखता हूं और कस्टमर आता है तो मैं उनको बेच देता हूं। तो ये सीमेंट जो ब्रिक्स एंड रोड है उसको मैं किस नाम से बोलूंगा, परचेज के नाम से बोलूंगा। और परचेज के नाम से मान लो 6 लाख का मैंने सीमेंट रोड ब्रिक्स परचेज करके रखा हुआ आगे बेचने के लिए। अब होता क्या मेरे बच्चे कि मैंने सोचा कि यार अपना ना एक और नया शॉप बनाऊं, एक नई और बिल्डिंग बना दूं जहां पे मैं बेचूंगा। तो नई जब बिल्डिंग बनाऊंगा तो मैंने सोचा कि बाहर से क्यों फिर ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड रोड परचेज करूं, जो मैंने ऑलरेडी परचेज किया है। इसी में से मेरे बच्चे मैंने 30,000 का जो आपका मटेरियल है ना, वो लेकर हमने क्या किया, अपने बिल्डिंग को बनाने में हमने उसको यूज कर लिया, बिल्डिंग को बनाने में यूज कर लिया। पता अकाउंट्स क्या बोलता है कि मुझे जरा बताओ कि क्या आपने ये जो 30,000 का गुड्स है, क्या उसको आपने प्रोडक्शन में यूज किया या फिर बेचने में यूज किया? नहीं किया। तो हमें क्या करना होगा कि हमारा जो गुड्स यानी कि जो परचेजेज अकाउंट है ना, हमें उसको कम करना होगा।
गुड्स यानी कि परचेज अकाउंट को मेरे बच्चे हमें 30,000 से क्या करना होगा, कम करना होगा। और इस गुड्स को हमने कहां यूज किया, बिल्डिंग बनाने में। तो मेरे बच्चे जो भी गुड्स, कोई भी चीज, गुड्स नहीं, गुड्स हो या कोई मजदूरी वेजेज हो या कुछ भी, अगर हम बिल्डिंग को बनाने में यूज करते हैं ना, तो इससे हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ती है, हमारी एसेट की कॉस्ट बढ़ती है, हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है। जो बिल्डिंग हमने बनाया होगा उसका कॉस्ट वो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो एक तो हमें क्या करना है कि अपने गुड्स यानी कि परचेज को कम करना है, और अपने बिल्डिंग को जिसमें हमने इसको यूज किया है हम उसको बनाने में क्या करेंगे, ये 30,000 ऐड कर देंगे। ये एंट्री आपका पास होता है। मैंने एक ही बात आपको बताया, सिंपल सी बात, कि भैया एक ही चीज याद रखिए कि गुड्स आप यानी कि परचेज अकाउंट जब भी आपके बिजनेस में नाम दिख रहा है तो ये सिंपल सी बात है कि भैया उस गुड्स को हमने रखा होगा बेचने के लिए, या फिर वो रॉ मटेरियल के रूप में रहा होगा, मतलब जिसको हम आगे यूज करेंगे प्रोडक्शन में। और कोई भी गुड्स को आप परचेज के नाम से नहीं दिखा सकते। तो क्योंकि हमने जो परचेज किया था उसमें से 30,000 आपका बिल्डिंग बनाने में यूज हो गया, तो हम अपने गुड्स यानी कि परचेज को कम करके बिल्डिंग को बढ़ा देंगे। फिर बच्चे बिल्डिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो बिल्डिंग की जब वैल्यू यानी कि कॉस्ट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करते हैं। कोई भी वैल्यू बढ़ेगा डेबिट करेंगे 30,000 से, एंड कोई भी वैल्यू कम होगा, ये एक्सपेंस कम हो रहा है, टू परचेज अकाउंट, तो आप क्या बोलेंगे, टू परचेज अकाउंट। सुना ना, गुड्स बिक गया तब तो सेल्स अकाउंट, बेचने के सिवाय किसी भी रीजन से गुड्स बाहर जाएगा तो हम टू परचेज अकाउंट ही करते हैं, परचेज को ही कम करते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रहेगी। ये सर आगे पढ़िए आप, आपका अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने इस पे आपको दी हुई है। आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या बता रहा है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुनना, कहता है कि डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। मेरे बच्चे एक डीलर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील कर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मतलब कि एसी, फ्रिज, टीवी, आपका क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, पता नहीं क्या क्या होता है ना, उसका उसी का शॉप था। तो ऐसा जो डीलर है जब इनको परचेज करता है ना, वो एसी, फ्रिज, ये क्यों परचेज करता है जी, आगे बेचने के लिए, उसको परचेज अकाउंट बोलता है, उसके लिए गुड्स है वो आपका। लेकिन पता है इसने क्या किया, कहता है कि उसमें से एक एसी सॉरी, उसने एक एसी क्या बच्चे अपने ऑफिस में यूज करने के लिए लगा लिया। मतलब कि जितने उसने गुड्स परचेज किए थे ना, मान लो उसके पास जितने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट थे, उसने 10 लाख का परचेज करके अपने शॉप में रखा था। क्यों जी, रीसेल करने के लिए, यानी कि आगे बेचने के लिए। लेकिन इसमें से मेरे बच्चे उसने क्या किया, एक एसी जिसकी कॉस्ट 20,000 है, सेलिंग प्राइस 30,000 है, 24,000 है, उसने क्या किया, यूज कर लिया, यूज इन अपने ऑफिस में क्या किया, उसको फिट कर दिया। तो समझो ना, ये जो एसी आपने यूज कर लिया अपने ऑफिस के अंदर में, ये तो अब आपका रीसेल के लिए नहीं रहा, ये तो आपने एसी को अपने बिजनेस में यूज कर लिया। और बिजनेस में जो यूज हो रहा है एक एसेट के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि एसी कई साल तक आप यूज करोगे। तो मेरे बच्चे उस केस में कुछ ऐसा होगा, एक तो आपको अपना गुड्स यानी कि परचेजेज को अपना कम करना पड़ेगा। परचेजेज को आपको कम करना पड़ेगा, बताइए कितने से, 20,000 से। कसम खा लो मेरे बच्चे, गुड्स बिक गया, गुड्स अगर बिक गया तब तो सेल्स की एंट्री सेलिंग प्राइस पे करो। गुड्स बिकने के सिवाय किसी भी रीजन से किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग उसके कॉस्ट प्राइस पर ही करोगे, जब तक क्वेश्चन में साफ साफ कुछ ना बोले। सर कहना क्या चाहते हो, मैंने बताया ना कि यार अगर हमने 10 लाख में गुड्स परचेज किया था जिसकी कॉस्ट 10 लाख की थी, उसमें से एक एसी अगर हमने अपने ऑफिस में यूज कर लिया तो उसकी कॉस्ट ही तो इसमें से माइनस करेंगे। परचेजेज कौन से प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो उसका कॉस्ट ही हटाएंगे। और हमेशा यही होता है, हमारा अकाउंट्स यही कहता है कि भैया आपने कुछ गुड्स अगर आप अपने पास एक एसेट के रूप में यूज कर रहे हो तो आप उस गुड्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे उसकी एंट्री को दिखाओगे। यानी कि अगर हमें इसकी एंट्री करना होगा ना, एक तो गुड्स को 20 से कम कर दो और एसी जो आपका एसेट है उसको बढ़ा दो, कितने से जी, आपका 20,000 से। तो एंट्री क्या होगा, एसी आपका एसेट्स बढ़ रहा है, या तो एसी लिख दो या फिर हम इसको बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, ऑफिस में यूज होने वाले इक्विपमेंट। तो आप दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। या तो आप स्पेसिफिकली बोलो कि वो एसी है या बोलो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। और परचेजेज को हमें क्या करना होगा जी, कम करना होगा, तो टू परचेजेज अकाउंट आपका
टू परचेज अकाउंट, कितना 20,000 का अमाउंट। ये काम खत्म हो गया। समझ में आ रही बात आपका? तो ऑफिस इक्विपमेंट या फिर एसी अकाउंट डेबिट कीजिए एंड टू आपका परचेज अकाउंट। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप। ये सारी बातें ना मैंने गुड्स को लेके आपको समझाया, क्योंकि ये चीजें ना आगे बड़े बड़े चैप्टर्स में बहुत सारे यूज होते हैं, बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप नहीं होगे। कहता है फोर्थ में, गुड्स फॉर 15,000। जिस गुड्स की कॉस्ट आपका 15,000 है, सेलिंग प्राइस कहता है कि भैया 18,000, यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर एडवर्टीजमेंट। उसने क्या किया जी, एडवर्टीजमेंट में या फ्री सैंपल में या चैरिटी में कहता है कि यूज कर लिया। पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा बच्चा होता था, आपके जैसा दिखता था मेरे बच्चे, उस टाइम पे हमारे देश में ये जो सर्फ एक्सेल है ना, अभी के टाइम पे आपने सुना होगा, जो सर्फ एक्सेल का आपकी कंपनी है, वो नई नई उस टाइम पे लॉन्च हुई थी। उसने क्या किया था कि पूरे इंडिया में लगभग उन्होंने एक छोटे छोटे फ्री सैंपल बना के उन्होंने क्या किया था जी, सर्फ का वो आपका डिस्ट्रीब्यूट कराया था सभी घर के अंदर में, कि देखो मेरी क्वालिटी क्या है। तो ये क्या था, ये एडवर्टीजमेंट है, एक तरीके का एडवर्टीजमेंट है। यानी कि जितना गुड्स उन्होंने परचेज किया था ना, जितना गुड्स उन्होंने परचेज किया था, जितना गुड्स परचेज किया था, इसी गुड्स में से कुछ गुड्स उन्होंने क्या किया, यूज कर लिया आपका एडवर्टीजमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए। तो अगर क्वेश्चन कहता है आपको एग्जाम में कि भैया हमने गुड्स यूज किया, चाहे तो एडवर्टीजमेंट कह दे, चाहे फ्री सैंपल कह दे, चाहे चैरिटी कह दे, आपको क्या करना है यहाँ पे, एक तो अपने गुड्स को कम करना है। गुड्स यानी कि जो आपका परचेज है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने रखा हुआ है जी सेल करने के लिए, ये सेल के लिए थोड़े रहा, ये तो हमने यूज कर लिया एडवर्टीजमेंट में। तो हमने क्या करना है, इसको 15,000 से कम कर देना है। और मेरे बच्चे जो भी बोलेगा, आप क्या करेंगे, आपको अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को बढ़ा देना है। एडवर्टीजमेंट या फिर अगर चैरिटी कहता है तो चैरिटी, मतलब कि अगर वो कहता है कि एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया, फ्री सैंपल के लिए यूज किया, तब तो उस केस में आप एडवर्टीजमेंट वर्ड यूज कीजिए या फ्री सैंपल वर्ड यूज कीजिए। और चैरिटी मतलब किसी को दान दे दिया, वो भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो हम चैरिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, अलाउड है। एडवर्टीजमेंट को एडवर्टीजमेंट, फ्री सैंपल को फ्री सैंपल, चैरिटी को चैरिटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने से जी, 15,000 से, 15,000 से। तो हमने क्या करना है, एक एक्सपेंस को कम कर देना है। ये एक्सपेंस कम हो गया और ये एक्सपेंस आपका बढ़ गया है। एक्सपेंस ही, लेकिन एक्सपेंस के नाम भी तो होते हैं, कभी कहीं कुछ, कभी कहीं कुछ। तो जो एग्जैक्ट नाम होगा जहां पे वो चीज यूज किया गया, उसी नाम से आप दिखाएंगे। तो हमने क्या करना है जी, कि अगर वो एडवर्टीजमेंट पे या फ्री सैंपल पे कहता है, तो आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट या फ्री सैंपल कुछ भी लिख सकते हैं। और कहता है कि चैरिटी में यूज किया, तो हम चैरिटी लिख सकते हैं। चैरिटी के लिए चैरिटी, बाकी के लिए हम एडवर्टीजमेंट। अकाउंट डेबिटेड एंड टू क्या करेंगे, परचेजेज को कम कर देंगे। परचेजेज यानी कि जो गुड्स हमने रखा था अपने फैक्ट्री में यूज करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए, अब वो सेल तो रहा ही नहीं, वो तो हमने एडवर्टीजमेंट भी यूज कर लिया, तो उसको हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, तो आपका फिफ्थ भी हो गया। सर आपने कल कहा था कि ये चीजें आप लिखना बंद कर दोगे, चलो कोई बात नहीं, आप लिखना बंद कर दो ना, मुझे समझाना है, मेरा काम समझाना, मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे। अब आओ जरा फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे इसी का फिफ्थ पॉइंट कहता है कि बैडेट्स हो गया। बैडेट्स होने का मतलब कि डेटर्स आपके कम हो गए, डेटर्स डूब गए, है ना। बैडेट्स का मतलब कि जिन लोगों को आपने सेल किया था गुड्स क्रेडिट पे, जिनसे पैसा लेना था मेरे बच्चे, अब उनसे हमें 10,000 नहीं मिलेगा। तो होगा क्या, एक तो आपका डेटर्स कम हो जाएगा, कितने से, 10,000, और हमारा एक्सपेंस या लॉस बढ़ जाएगा। कौन सा नाम है वो, बैडेट्स आपका है, कितने से, 10,000, है ना। इसका मतलब कुछ ऐसे है, डबल एंट्री सिस्टम है। देखो जरा, आपके डेटर्स कम हो गए, क्यों कम हो गए जी, क्योंकि हमें लॉस हो गया या एक्सपेंस हो गया, कुछ ही बोलो, लॉस या एक्सपेंस, ऐसे लॉस ज्यादा वर्ड होता है, तो लॉस कितने का आपका, 10,000 का। तो डेटर्स हमारे कम हो रहे क्योंकि हमारा लॉस हो गया आपका। यहाँ पे दोनों का रीजन बताना होता ना, क्यों कम हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो हमने बोला कि डेटर्स कम हो गया क्योंकि हमारा बैडेट्स हो गया। एंट्री बताइए, बैडेट्स हमारा लॉस या एक्सपेंस है, और लॉस एक्सपेंस का बढ़ना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैडेट्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे अपने 10,000 से, और डेटर्स मेरे बच्चे हमारा कम हो गया, तो टू डेटर्स अकाउंट हम काम करेंगे यहाँ पे 10,000 से। तो एंट्री क्या हो गया, बैडेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। आगे बढ़ूं, ये सर, चलो ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बता रहे हैं। पढ़िए मेरे साथ यहाँ पे, आपका कौन सा था ये
कौन सा पॉइंट था हमारा जी, आपका 10th में हमने क्या किया, बैडेट्स यानी कि 5th पॉइंट को खत्म कर लिया। एक बार आओ जरा, आपका 10th का 6 पॉइंट क्या बता रहा है, 6 पॉइंट पे आप आइए जरा, यहाँ पे 6 पॉइंट पे आप आएंगे। 6 में कहता है कि अ डेटर ऑफ 20,000 बिकेम इनसॉल्वेंट। फिर से कहता है कि एक डेटर है 20,000 का, इनसॉल्वेंट का मतलब बच्चे वो दिवालिया हो गया, मतलब कि नाउ ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे योर अमाउंट, वो अब पे नहीं कर सकता है। जब ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना होता है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं ना, तो हम कोर्ट के पास जाते हैं, बोलते हैं कोर्ट भैया ये बदमाश मेरा पेमेंट नहीं कर पा रहा है। कोर्ट उसको बोलता है क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हो, वो बोलता है कि मेरी स्थिति खराब हो गई है। तो कोर्ट बोल देता है कि ठीक है, हमने आपको डिक्लेयर कर दिया इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब नाउ पेइंग कैपेसिटी आपका खत्म हो चुका है, आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं। और फिर मेरे बच्चे कोर्ट क्या करता है, कुछ लोगों को अपॉइंट करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। वो क्या करते हैं, उस आदमी के सारी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, और बेच के जितना पैसा हम लोगों को वापस हो सकता है ना, उतने पैसे वापस कर देते हैं। वही कह रहा, पढ़ो यहाँ पे, कहता कि अ डेटर ऑफ 20,000 बिकेम इंसॉल्वेंट, फर्म कुड रिसीव ओनली 70% ऑफ द अमाउंट एज फाइनल सेटलमेंट। वो जो बदमाश, जो मेरा डेटर था, जो डूब गया, वो डूब गया मतलब कि पानी में नहीं, मतलब उसका इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमने जब कोर्ट में केस किया तो हमें कितना पैसा मिल पाया, सिर्फ 70% मिल पाया। देखिए क्या करेंगे। एक तो आपके डेटर्स कम हो गए, डेटर जो हमारे एसेट होते हैं कितने से कम हो गए, 20,000 से। 20,000 से डेटर आपके कम हो गए। हमें पैसा कितना मिला है, कहता है कि पैसा मिला आपको यहाँ पे 70%। तो जितना पैसा मिला यानी कि कैश हमारा बढ़ गया, कैश यानी कि हमारा एसेट्स। जरा बताओ इसका 70% कितना होगा, 14,000। तो 14,000 हमारा हो गया। और जो नहीं मिला बच्चे, डूब गया, हम उसको क्या बोलेंगे, बैड डेट्स, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस कह दो या लॉस कह दो, आपकी मर्जी। आपका कितना जी, 6,000 का, ये डूब गया आपका। डेटर्स हमारे 20,000 कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि इतना कैश मिल गया, बाकी पैसा डूब गया। रीजन बताना पड़ता है। आओ ना एंट्री, आप क्या करो, एक तो आपका कैश बढ़ रहा है, कैश आपका एसेट है, बढ़ना हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 14,000 से आपका। बैड डेट्स मेरे बच्चे आपका यहाँ पे लॉस है, लॉस का बढ़ना भी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं 6,000। एंड 2 हम क्या बोलेंगे, डेटर्स अकाउंट। बताइए डेटर्स अकाउंट कितना आपका हो गया यहाँ पे, 20,000 का अमाउंट। काम खत्म। इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बनेगा, क्या परेशानी। और ऐसे थोड़े कि आपने सब पढ़ानी है। याद करो बचपन की बातें, जब छोटे छोटे प्यारे प्यारे आपके सर हुआ करते थे, वो कितने डंडे पीटते थे आपको, कितने सर फोड़ते थे, बाल खींचते थे, इसमें मुंह में हाथ डाल के ऐसे खींच देते थे कि क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। वही बातें तो बता रहा हूं। अब मेरे पास होते तो मैं भी वो करता। कैमरे में आपके लैपटॉप में क्या करूंगा। आइए अगला बताओ क्या है। कहता है कि 8 पॉइंट में 6 के बाद 8, अरे 7 होता है, अब 7 नहीं तो मैं क्या करूं, 8 पॉइंट पे आ जाओ। अ डेटर ऑफ 30,000 कहता है पेड 29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आप मुझे बताओ इस 8 पॉइंट में कहीं कोई पैसे डूबने की बात कर रहा क्या, इंसॉल्वेंटी की बात कर रहा क्या। आप देखो ना, क्या ऐसा बता रहा है 8 पॉइंट में कि डेटर भैया आपका इंसॉल्वेंट हो चुका है और सिर्फ 29 मिला आपको, ऐसा नहीं बोल रहा है। कहा इंसॉल्वेंसी की बात कर रहा है। वो तो कहता है कि एक डेटर हमारा 30,000 का था। ये जो आपका 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट, वो कहता है कि एक डेटर आपका 30,000 का था, हमारा डेटर 30,000 से कम हो गया, 30,000 से कम हो गया। हमें पैसा कितना मिला जी, हमें कैश कितना मिला आपका, 29,000। तो 1,000 का हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। हमने डिस्काउंट उनको कितने का दे दिया आपका, 1,000 का। खत्म हो गई बात। अरे 30,000 के डेटर्स थे, 30,000 के डेटर से जब हम पैसा मांगने गए, उन्होंने हमें 29,000 दिया और बोला इन फुल सेटलमेंट, मतलब कि 1,000 रुपये माफ कर दो। जब वो इंसॉल्वेंसी की बात करेगा ना कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, ये हुआ वो हुआ, तब तो हम बैड डेट्स लिखते हैं। अदरवाइज क्या, हमने उनको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। और क्या फर्क पड़ता है, डिस्काउंट भी तो हमारा एक्सपेंस होता है। एंट्री बताओ, कैश आया है, कैश को डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिटेड 29,000। डिस्काउंट आपका यहां पे लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड कितना जी आपका, 1,000। एंड 2 आप यहां पे क्या बोलेंगे, डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने से कम हो गए आपके, 30,000 से। हो गई बात। आपको क्या दिक्कत है इसमें, अरे क्या दिक्कत है। हाँ, अब देखो जरा यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट है, 9th पॉइंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 9th पॉइंट समझने के पहले आपको पहले मेरी बात यहाँ समझनी पड़ेगी। लिखना बंद और क्वेश्चन मत पढ़ना, पहले मेरी बात यहाँ सुनिए।
पता ये आपका कई पिछले साल है, मान लो 2021 यहां तक रहा होगा, 2022 यहां तक रहा होगा, मान लो ये 2 साल पहले के आपके, इसके पहले बहुत सारे बिजनेस चले थे आपके, और ये आपका करंट ईयर है। दिस इज योर करंट ईयर, जिस करंट ईयर का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं। ये कौन सा ईयर है? ये मान लीजिए आपका 2023 है आपका, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इन वर्षों में किसी भी साल में, मतलब कि करंट ईयर जो है ना बच्चे, इसके पहले के किसी भी साल में एक आपका डेटर हुआ करता था। कोई एक मिस्टर ए था, मिस्टर ए जो आपका डेटर था, और डेटर कितने का था? मान लो 10,000 का, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं। मान लो आपका कितने का था? वो 10,000 का, या मान लो वो कितने का था आपका, ठीक है, मान लो था आपका 10,000 का, ठीक है। अब होता क्या मेरे बच्चे, ध्यान सुनना, कि ये जो डेटर था ना, ये हो गया था इंसॉल्वेंट। क्या हो गया था? इंसॉल्वेंट। लिखना बंद, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। ये इंसॉल्वेंट हो गया था, मतलब दिवालिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, मेरे फर्म ने क्या किया, इस पे केस कर दिया। हम कहां चले गए? कोर्ट के पास। अब बोले कोर्ट के पास कि कोर्ट भैया हमें इसे पैसा दिला दो ना, ये पैसा नहीं दे रहा है। कोर्ट ने बोला कि क्यों नहीं दे रहे हो? ए ने बोला कि मेरी सब कुछ खत्म हो चुका, मैं कहां से दूं, मैं भिखारी बन चुका हूं, भिखारी। तो कोर्ट ने क्या देखा कि अगर मिस्टर ए की प्रॉपर्टी को बेच भी दिया जाए ना, तो भी पैसा इनको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो कोर्ट ने मुझे कहा कि भैया इनकी स्थिति खत्म हो चुकी है, आप क्या करो, इसको क्लोज कर दो, अब ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने, यानी कि सीओसी ने क्या किया बच्चे, कि ये जो 10,000 का डेटर्स है ना, इसको हटा के हमने क्या दिखा दिया उसको? बैड डेट्स, ठीक है ना। तो हमने एक एंट्री पास की होगी, जब बैड डेट्स हुआ होगा क्या, कि बैड डेट्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 10,000 से, और हमने क्या किया होगा? डेटर से कम कर दिया होगा 10,000 से। डेटर्स कम होके हमने क्या किया? लॉस उसको दिखा दिया, और उसका अकाउंट्स, उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। पता हमारे देश का कानून क्या बोलता है कि अगर कोई एक आदमी इंसॉल्वेंट कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ने बोल दिया उसको इंसॉल्वेंट है, और अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद अगर कुछ पैसा आपका डूब गया, बैड डेट्स हो गया, तो वो बैड डेट्स अब हमेशा के लिए हो गया, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हो गया। कल को अगर ये आदमी दोबारा मेहनत करके अपने आप को स्टैंड करता है और कुछ प्रॉपर्टी बनाता है, तो अब मैं मिस्टर ए से दोबारा पैसा नहीं मांग सकता। हमारा देश का कानून अलाउ नहीं करता, बोलता है कि भैया बैड डेट्स हो गया तो खत्म हो गया, अब उसके बाद नहीं। तो पता है, दोबारा सुनिए, कि अगर मान लो कि पहले एक आदमी था मिस्टर ए, जो डेटर्स था, उसकी स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जीरो हो चुकी थी, हमें कुछ नहीं मिल पाया, तो जितना पैसा नहीं मिला हमने क्या किया? बैड डेट्स लिख के मिस्टर ए से रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर लिया। वो खत्म हो चुका आपका, वो खत्म हो चुका। अब पता क्या होता है कि मेरे पास, यानी कि सीओसी के पास, उस आदमी से पैसा मांगने का कोई राइट नहीं मेरे बच्चे। कल को स्थिति उसकी अच्छी हो जाती तब भी नहीं मांग सकता। इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। खत्म हो गया, रिश्ता खत्म, जीरो, कोई नहीं। अब पता क्या होता है, ये जो मिस्टर ए है ना, वो गलत इंसान नहीं था, अच्छा इंसान था, ईमानदार था, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेज ऐसे हो गए कि उसने कुछ पैसा नहीं पे किया और सब कुछ खत्म हो गया। इस आदमी ने, मेरे बच्चे, मेहनत किया, और करंट ईयर में क्या हुआ कि वो अमीर आदमी बन गया, और वो सीओसी के पास आया, यानी कि मेरे पास आया, और आके बोलता है कि देखो जी, वो जो पैसा आपका डूब गया था ना, ये लो मैं आपको पैसा देता हूं। जो पैसा डूब गया था, जिसको आपने बैड डेट्स लिख के क्लोज कर दिया था, जिस पैसे को दोबारा मुझसे मांगने का आपके पास राइट नहीं है, आपको मैं वो पैसा, वो जो पैसा गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो कि आप ना, मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं, इवन दो आपका राइट नहीं, फिर भी मैं आपको देने को तैयार हूं। और उस आदमी ने क्या किया मेरे बच्चे, मुझे यहां पे कैश दे दिया। कैश कितना दे दिया? आपका 10,000 दे दिया कैश, यहां पे 10,000 मिल गया हमें। तो सवाल उठता है कि ठीक है जी, कैश आ गया तो ठीक है, लेकिन डबल एंट्री में अब मैं क्या दिखाऊं? ये जो कैश आया वो कहां से आया? क्या मैं ये लिखूं कि जो मेरा डेटर्स था उससे आया? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अब इस डेटर से पैसा मांगने का राइट ही आपके पास नहीं है, नहीं है राइट आपके पास। तो मेरे बच्चे, जिसका अकाउंट हम क्लोज कर चुके थे ना, अब वो दोबारा नाम नहीं ले सकते। हमारा अकाउंट्स कहता है कि अगर ऐसे इंसान आपको आके पैसा दे देते हैं, मतलब कि जिसको आपने पहले बैड डेट्स लिख दिया था और वो पैसा आकर आपको दे देता है, तो आपको ये जो कैश आया है ना, उसको अपना एक अचानक हुआ इनकम दिखाना पड़ेगा।
वो इनकम है, और उस इनकम का नाम होता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या बोलेंगे हम? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इस नाम से हम क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे, और 10,000 ये एंट्री हो जाएगा। कैश आ गया, डेबिट करो, और बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा इनकम है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया। जिसको ध्यान से, अब मैं स्टेटमेंट को फाइनलाइज कर रहा हूं, जिसको हमने पहले कभी बैड डेट्स को लिख के हमने क्लोज कर दिया था, उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है। अगर वो आदमी आके अपनी मर्जी से हमें पैसा पे कर देता है, तो जिस दिन हमें पैसा पे करेगा, हम लोग कैश को बढ़ाएंगे, और उसको एक अचानक हुआ हम गेन बोलेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि हमने डेटर से रिसीव किया, क्योंकि अब वो डेटर्स हमारे बुक में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ऐसे गेन को। अब पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है, पढ़िए आप यहाँ पे। वो कहता है मेरे बच्चे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे आप, 9, इसका 9 पॉइंट है ना, मैं आपको समझाऊंगा अभी और फिर आपको बताऊंगा। आप आइए जरा पढ़ेंगे मेरे साथ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 क्या बता रहा है। कहता कि डेटर ऑफ 14,000 हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर। देख लो, एक ऐसा डेटर था जो कि आपका डेटर कितने का था जी, 14,000 का आपका, और इसका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया था, क्या लिख के, बैड, यानी कि बैड डेट्स लिख के हमने क्लोज कर दिया था कि भैया अभी पैसा में नहीं मिलेगा। कहता कि पेड, वो आया करंट ईयर में, आपके करंट ईयर में आया, और उसने 14,000 नहीं, बट उसने हमें कैश कितना दिया जी, 8,000। तो कैश हमारे पास 8,000 आ गया। इस आए हुए पैसे को भूल के मत कहना कि हमने डेटर से रिसीव किया, कहना कि भैया भगवान की दया से हमें एक इनकम हो गया, जिस इनकम को नाम क्या देंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 8,000। हम डेटर्स का नाम क्यों नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखते क्योंकि अब वो हमारा डेटर्स रहा ही नहीं कि जिसको हम डेटर्स बोल सकते कि दोबारा पैसा मिलेंगे, है ना। तो एंट्री यही करना होगा। और कितने का था, 14,000, 13, हमें कोई मतलब नहीं, जितना उसने पैसा पे किया हम उसी से सिर्फ एंट्री पास करेंगे, सिर्फ उसी से एंट्री पास करेंगे, और वो एंट्री हो जाएगा बच्चे, कैश अकाउंट डेबिटेड। हमारे पास कैश आया है, बोलिए कैश कितना आया है सर? कैश आया हमारे पास कितना था, 8,000। तो कैश को आप 8,000 से डेबिट कीजिए, और क्या बोलेंगे, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सर कोई नाम चेंज नहीं कर सकते? नहीं बच्चे, यही नाम अलाउड है लिखना आपका इस इनकम को। ये आपका एक तरीके से विंड फॉल गेन, यानी कि आपको एक फायदा हो गया, एक इनकम हो गया, और इनकम आपका इस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर मैं आपका अगला क्वेश्चन कराता हूं। मुझे इस चैप्टर नहीं, अभी बहुत सारी बातें करनी है, आप जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। आइए अब मेरे बच्चे क्वेश्चन में 11 पे भी आते हैं, और देखते हैं 11 क्या बताता है। आइए जरा इसको मैं यहाँ पे 11 क्वेश्चन पे आप आइए, 11 नया पेज लेते हैं। कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन 20,000 ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब क्या होता है जी, सॉरी, फर्नीचर, जो हमारा फर्नीचर था ना, वो उसके अंदर का 20,000 की वैल्यू को हम यूज कर चुके हैं। और मेरे बच्चे जो वैल्यू हम यूज कर चुके हैं ना, हम उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस। तो एक तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब होता है कि फर्नीचर की वैल्यू आपका 20,000 से कम हो गई, ये जो आपका एसेट है वो 20 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें से 20,000 की वैल्यू को यूज कर लिया, और आप जानते हैं कि जिस वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं वो हमारा एसेट एक्सपेंस बन जाता है। तो मेरे बच्चे, हमने एसेट को 20 से कम करना है, और डेप्रिसिएशन यानी कि अपने एक्सपेंस को हमें क्या करना है, 20 से यहां पे बढ़ा देना है, 20 से। तो बस आपको इतना ही तो करना है, आप एसेट को 20 से कम कर दो और एक्सपेंस को आप 20 से बढ़ा दो। जरा बताओ एंट्री क्या होगा, हमें डेप्रिसिएशन को बढ़ाना है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट आप डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट करेंगे, 20,000। एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और फर्नीचर यानी कि अगर हमारा एसेट कम हो गया तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो टू फर्नीचर अकाउंट आपका। इट्स वेरी सिंपल, नाउ यू नो एवरीथिंग। फटाफट आइए पॉइंट नंबर 2 पे, ये पॉइंट नंबर 1 था, नाउ कम टू पॉइंट नंबर 2। कहता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन। मशीन की कॉस्ट कितनी, 5 लाख। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला था, वहां पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दिया, यहाँ पे कहता है कि भैया 5 लाख का 10% आपका डेप्रिशिएट हो गया। तो अगर मशीन में आपका कितना, 5 लाख का 10% 50,000 होगा। तो आप एक काम कीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कीजिए, एंड क्या करेंगे आप, टू मशीन अकाउंट
आप क्या बोलेंगे, टू मशीन अकाउंट, है ना। ये कितने से अमाउंट हो जाएगा आपका, 5 लाख का 10%, यानी कि 50,000 से आप इस एंट्री को पास करेंगे। तो डेप्रिसिएशन टू मशीन आपका यहाँ पे निकल के आ गया 50-50। आओ ना थर्ड को चेक कीजिए क्या बता रहा है। गुड्स कहता है मेरे बच्चे जिसकी लिस्ट प्राइस 50,000 है, सोल्ड एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% टू कस्टमर। एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है हम थ्योरी में समझेंगे, प्रैक्टिकली मैं उसको आपको यहां समझाता हूं कि क्या मतलब होता है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है बच्चे, ये देखो, ये एक ना शोरूम है, ये क्या बच्चे, एक शोरूम, मान लो एक शोरूम है। इस शोरूम में यहाँ पे ना ये एक शर्ट टंगा हुआ है। सर शर्ट ऐसा होता है, मान लो बदमाश, मुझे अकाउंटिंग करने मतलब कि ड्राइंग बनाने नहीं आता, तो मान लो एक शर्ट टंगा हुआ है और आप ना यहाँ से गुजर रहे हो, आपको ये शर्ट दिखा, आपको बहुत अच्छा शर्ट लगा, आपने दुकानदार से पूछा कि दुकानदार भैया ये शर्ट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बताओ मुझे कितने में दोगे। तो दुकानदार ने कहा कि भैया इसका एमआरपी का मतलब कि लिस्ट प्राइस जो है ना, ये कहता है कि आपका मान लो कि 2,000 रुपीज का है, 2,000 रुपए का। वो कहता है कि ये 2,000 का, इस पे एमआरपी मतलब जो प्राइस टैग नहीं लग रहा था, वो कहता है कि 2,000 का है। तो उसने कहा कि 2,000 रुपए का है। अब आपने कहा कि भैया बहुत महंगा है, मैं इतने में नहीं लूंगा। दुकानदार ने पूछा कितने में लोगे, आपने कहा कि मैं 100 रुपीज में लूंगा, 100 रुपए में। आप मुझे बताओ कि क्या बात बनेगी, वो 2,000 कह रहा है और आप 100 रुपए कह रहे हो, क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो फिर क्या होगा, अब कुछ नेगोशिएशन शुरू होगा। ये जो दुकानदार है वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, और मान लो ये डिसाइड हुआ कि ये 2,000 का जो आपका सामान है वो आपको 1,200 में देने को तैयार हो गया, 1,200 रुपए में। तो मेरे बच्चे आप मुझे बताइए कि उस सामान का, उस शर्ट का एमआरपी कितना था, लिस्ट प्राइस कितना था, 2,000, मिला कितने में, 1,200 में। उस दुकानदार ने कितने रुपए छोड़ दिए, 800। इस 800 को हम बोलते हैं आपका ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड मतलब कि लेन देन करने के टाइम पे, बार्गेनिंग करने के टाइम पे जो डिस्काउंट आपको मिल गया, हम उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं आपका। सुन लो मेरी बात यहां पे। तो उसने प्राइस, अपने शर्ट पे प्राइस कितना लिखा था, 2,000, आपको मिला दिया कितने में, 1,200 में। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि ये मान लो कि सीओसी है मेरे बच्चे जो इस शर्ट को बेच रहा है, तो मुझे बताइए कि शर्ट को बेचने की ये एंट्री कितने से करेगा। क्या उसको एंट्री 2,000 से करना चाहिए कि 1,200 से? मेरे बच्चे वो 1,200 से एंट्री होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ट्रांजैक्शन जो लेन देन हुआ है, वो फर्स्ट टाइम जो लेन देन हुआ वो 2,000 से हुआ है, 1,200 से आपका हुआ है, वो 2,000 से नहीं हुआ। इसलिए मेरे बच्चे अकाउंट्स में कहा जाता है कि ये जो लिस्ट प्राइस है और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये ट्रेड डिस्काउंट, हम इसकी पूरे अकाउंटेंसी में कहीं कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि जो पहला ट्रांजैक्शन हमारे बीच में हुआ है ना, वो 1,200 से हुआ है, तो हमें 1,200 से एंट्री पास करना होता है। सुना मेरी बात? अगर मान लो आज क्लास के बाहर कोई बाहर निकलोगे, कोई पूछेगा कि यार ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड क्यों नहीं होता, आप बोलना हमारे संतोष सर ने बताया है कि ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन होने के पहले का चीज है। ट्रांजैक्शन जिस प्राइस पे हम दोनों एग्री हुए हैं उसके पहले का चीज है, और इसके पहले जो भी चीज होता है ना, वो आपका मनी में नहीं हो रहा, उसका कोई मनी से लेन देन नहीं हो रहा, हमारे बीच कोई लेन देन नहीं हो रहा है, हम उसे कोई एंट्री पास नहीं करते। एंट्री की शुरुआत जो भी आपका ट्रेड डिस्काउंट होगा उसको माइनस करके जितने में प्राइस हम नेगोशिएट किए हैं हम उससे करते हैं, यानी कि एंट्री आपका 1,200 का। मैं बेचने की एंट्री कितने से करूंगा, 1,200, और आप परचेज करने की भी एंट्री कितने से करोगे, 2,200 से। आप किसी को ये मत बोलना कि भैया हम तो 2,000 के शर्ट को पहन के घूम रहे हैं, तो वो बोलेगा फेंकता है, 2,000 का आएगा बदमाश। जब 1,200 में आपने परचेज किया तो 1,200 बताओ उसका आपका। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट कोई एंट्री नहीं होती। हाँ पता है, अब जो ये 1,200 का सामान हुआ ना, जब डिसाइड किया तो सीओसी ने कहा कि ठीक है जी, लो ये शर्ट लो और पैसा दो 1,200। आपने कह दिया कि आपने सेल की एंट्री कर ली ना कि डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने से एंट्री कर लिया हमने यहाँ पे, 1,200 से, मतलब कि हमने सेल कर दिया, उतना पैसा हमें डेटर से यानी कि आपसे 1,200 लेना है। अब मेरे बच्चे आप मुझे कह रहे हो कि ये पैसा आज नहीं, हम आपको 3 मंथ्स के बाद देंगे, 3 महीने के बाद। हमने कहा यार ये तो बहुत लंबा पीरियड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सीओसी ने क्या किया, आपसे जल्दी पैसा निकालने के लिए एक ऑफर और आपको दे दिया। हमने कहा कि देखो जी, ऐसे तो सेल की एंट्री मैं 1,200 से कर चुका हूं, लेकिन अगर ये पैसा 3 मंथ्स नहीं
10 डेज में, 15 डेज में, या जो भी मैं टाइम पीरियड फिक्स करूंगा, अगर उसके अंदर पे कर दोगे तो मैं इसमें से 100 रुपीज और छोड़ दूंगा, 100 रुपए और छोड़ दूंगा। मेरे बच्चे आप एग्री कर गए और आपने क्या किया, इस पीरियड के अंदर में मुझे पैसा पे कर दिया। तो एक बार 1200 पे जो एंट्री हो चुका है, उसके बाद कुछ और हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है ना, इस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। इसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। और इसी कैश डिस्काउंट का पूरे अकाउंटेंसी में हम एंट्री करते हैं। तो जहां जहां एंट्री करते हैं दैट इज कैश डिस्काउंट एक्चुअली आपका। ये देखो आपने एक एंट्री यहां किया था ना, ये आपका डिस्काउंट, ये भी क्या था, हमारा कैश डिस्काउंट था, क्योंकि इसका बार्गेनिंग से कोई मतलब नहीं है। ये आपका एक बार जो प्राइस डिसाइड हो गया, उसके बाद अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने के चलते जो डिस्काउंट देते हैं, हम उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 एंड चौथी एंट्री में क्या होगा बच्चे, यहां देखेंगे आप, फोर्थ एंट्री में आपका, सॉरी यहीं पे अगर 1100 आपने दे दिया तो मैं क्या करूंगा जी, कैश मेरे पास कितना आ गया, 1100, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हो गया कितना, 100 रुपीज, और डेटर्स हम कितने से कम कर देंगे, आपका 1200 से, है ना, क्योंकि ये आपका खत्म हो गया। तो मेरे सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट का वी डू नॉट मेक एनी एंट्री इन द होल अकाउंटेंसी। क्या आप चाहते हो कि मैं इसको नोट के रूप में लिखा दूं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ये हम आगे आपको थ्योरी में बताएंगे और आगे लिखा समझा देंगे, यहां तो बस उसका मीनिंग समझ लो। ये ट्रेड डिस्काउंट मेरे बच्चे जरूरी नहीं है कि सिर्फ बार्गेनिंग के टाइम पे होगा, कई तरीके का होता है। अगर मान लो कि मैं एक पेंसिल लेता हूं तो कहता है कि 10 रुपीज का है, अगर मैं 10 लूंगा तो 10 × 10 100 हुआ ना, बट बोलता है कि 90 रुपीज में दे दूंगा आपको, 10 रुपए छोड़ दूंगा। बल्क डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, ये सब ट्रेड डिस्काउंट के अंदर में कवर होते हैं। तो सिंपली मैं कहता हूं कि जो प्राइस फाइनलाइज हो रहा है ना, जितने पे सेल परचेज की एंट्री फाइनल होनी है, उसके पहले का कोई भी डिस्काउंट होगा किसी तरीके का, दैट विल बी कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। एंड वी डू नॉट पास एनी एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट इन द होल अकाउंटेंसी, नॉट ओनली इन योर फाउंडेशन लेवल, इन द होल अकाउंटेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो यहां पे आपका कहता है कि कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3। आप देखो ना, मैं क्या करूंगा, जिस गुड्स का लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी, ये मैं आपको समझा रहा हूं, कितने का था, 50,000 का, 50,000, उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट यानी कि बार्गेनिंग के टाइम पे हमें डिस्काउंट कितना मिल गया, कहता है कि आपका 10% यानी कि 5,000। तो 45,000 से हमें क्या करना होगा, हमने सेल क्या कि परचेज किया, सेल, हमें सेल की एंट्री जो है वो कितने से करना होगा, 45 से। चेक करो क्या क्वेश्चन बता रहा है कि हमने जो सेल किया है वो कस्टमर को किसी पे सेल किया है, नहीं बता रहा है, लिख दो वहां पे, टू कस्टमर ऑन लिख दो, कैश कर दो, ऑन कैश बेसिस, बताएगा आपको, ऑन कैश बेसिस कर दीजिए आप वहां पे। हमने सेल किया कैश पे, हमने सेल किया कैश पे, तो एंट्री क्या होगा बच्चे, कैश आपके पास आ जाएगा, कैश अकाउंट को डेबिट कीजिए, कितने रुपए आ जाएंगे, 45,000। और क्यों आया जी, क्योंकि हमारा रेवेन्यू हो गया, उस रेवेन्यू को क्या बोलेंगे, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 45,000, एंट्री कंप्लीट। फोर्थ पे आप आइए, फोर्थ पॉइंट पे कहता है कि, फोर्थ पढ़ो ना, परचेज गुड्स, अब हम परचेज कर रहे हैं, वहां सेल था, परचेज किया था, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव फॉर रुपीज 40,000। मेरे बच्चे कहता है कि 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि जो गुड्स हमने परचेज किया है ना, उसका लिस्ट प्राइस कितना है, 40,000, जो उस पर प्राइस एमआरपी लिखा हुआ है। हमें ट्रेड डिस्काउंट इसमें कितने का मिल गया, हमें ट्रेड डिस्काउंट कहता है कि 10% का, यानी कि 4,000 का मिल गया। यानी कि जो परचेजेस की आपकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी वो कितने से की जाएगी, 36,000 पे। लेकिन उसने कहा है कि भैया आपको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। हो सकता होगा कि मैं कह रहा हूँ कि भैया पेमेंट ना आप 4 दिन 10 दिन 20 दिन के बाद करूंगा, उसने कहा कि नहीं, अगर अभी पेमेंट कर दोगे तो 5% और छोड़ दूंगा। तो 5% कहता है कि फर्म पेड अमाउंट बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज टू अवेल द कैश डिस्काउंट। उस कैश डिस्काउंट को अवेल करने के लिए उसने पेमेंट अभी कर दिया, तो हमें यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल गया। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना मिल गया जी, 5%। तो 36,000 का जितने में प्राइस, जितने में परचेज किया, उसका हमें क्या कर रहा है कि आपको 5% यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। तो 36,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,800, यानी कि यहाँ पे 34,200 का हमने क्या किया जी, पेमेंट किया है, पेड, ये हमने इतना पैसा पे किया होगा, है ना। और वो भी क्या, चेक के थ्रू। तो मैं अब डायरेक्टली करूँ क्या, देखो मैं क्या करूंगा, एक तो हमने परचेज की एंट्री इतने से करना है ना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो आप यहाँ पे परचेजेज जो हमारा एक्सपेंस है, आप उसको डेबिट कीजिए, कितने से जी, 36,000।
हमने जो पेमेंट किया मेरे बच्चे टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया हमने 34,200। और जरा बताओ कि डिस्काउंट हमने दिया कि हमें मिला? यहां जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट वो हमने दिया कि हमें मिला? हमें मिला है। अरे हमने परचेज किया है ना, तो जितने का परचेज किया उससे कम पेमेंट कर दो, डिस्काउंट हमें मिला है। और डिस्काउंट अगर हमें मिलेगा तो इनकम हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, और डिस्काउंट अगर मैं दूंगा तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, हमारा इनकम है, और इनकम बढ़ना हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू डिस्काउंट अकाउंट या फिर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अमाउंट कितना 1800 का। एंट्री कंप्लीट हो गया। प्लीज कॉपी करेंगे, है ना। हमने क्या करना बच्चे, याद रखना, लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटेंसी में कोई एंट्री नहीं होता। पहली एंट्री कहां से शुरू होगी? आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, यानी कि परचेज की एंट्री 36,000 से हुआ। वो कहता है कि 36 में हमें यहां पे क्या हुआ कि इतना ही पेमेंट करना पड़ा, हमें 34,200 का पेमेंट करना पड़ा, बाकी हमें डिस्काउंट मिल गया 5% का। तो जो प्राइस डिसाइड हुआ था हम उसी पे क्या करेंगे, वो डिस्काउंट का रेट निकाल देंगे, कुछ ना बताया तो, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कुछ और भी पॉइंट्स हैं, देखो ना। आप पॉइंट नंबर 5 क्या बता रहा है आपका? पॉइंट नंबर 5, ये 4 था ना, 5 पे आइए। कहता है, आगे पढ़ना, सोल्ड गुड्स टू रामचरण। अब हमने सेल किया, वो परचेज तक सेल किया है फॉर 50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। याद रखना हमेशा मेरे बच्चे, हमेशा ना बताए तो कैश डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, जितने पे परचेज या सेल हुआ हम उसी पे अप्लाई करेंगे, इस पे मत कर देना। ये नेट जो परचेज सेल होता है हम उसी पे अप्लाई करते हैं, है ना, ये रूल होता है इंडस्ट्री में। तो कहता है कि जो हमने सेल किया है ना, उस गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है जी? जो हमने सेल किया है 50,000। हमें यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है। ट्रेड डिस्काउंट कितने का? आपका 10% का, 10% है ना, यानी कि 5,000 का। तो हमारा जो सेल्स हुआ, हमने जो सेल किया है वो कितने से रिकॉर्ड होगा? 45,000। लेकिन इसमें हमें कैश डिस्काउंट भी देना पड़ा, कितना? 5%। हमेशा ना बताया तो एक परसेंटेज क्या होगा, आप इस पे अप्लाई करेंगे, है ना, 45,000 पे। तो कितना हो गया? 2250। बताइए कितना निकल के आ गया आपका? तो 42,750। ये आपने क्या हुआ, इतना हमने कैश यहाँ पे रिसीव किया होगा। सेल किया तो हमने क्या किया होगा जी, इतना पैसा रिसीव किया होगा, है ना। ये पेमेंट कैसे रिसीव किया? कहता है कि चेक के थ्रू। तो ठीक है, अगर चेक के थ्रू रिसीव किया तो बैंक हमारा बढ़ गया। बैंक में कितने रुपए हमारे पास आ गए? 42,750। ये डिस्काउंट मेरे बच्चे आपने अलाउ किया है, क्योंकि आपने सेल किया था तो आपको डिस्काउंट देना पड़ा, और डिस्काउंट जब देंगे तो आपका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो आप डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। 2250। और फिर हमने क्या किया? आपका टू सेल्स अकाउंट। तो हम यहाँ बोलेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना आपका जी? 45,000 का अमाउंट। हो गई बात, कौन सी दिक्कत है यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। ठीक है, आप प्लीज कॉपी करेंगे। तो 5th पॉइंट भी हमने क्या किया, यहाँ पे खत्म किया। आओ ना आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट पे। आप आइए 6 पॉइंट के ऊपर में। आपका 6 पॉइंट में कहता है बच्चे कि गुड्स कॉस्टिंग, ये जो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट की बातें है ना, वो अभी आएगा, एक चैप्टर आएगा सब्सिडी बुक कैश बुक, वहां पे और डिटेल में सीखेंगे, बहुत सारी बातें वहां पे करेंगे। अभी तो छोटी छोटी बातें सीखनी है। गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000, लॉस्ट बाय थेफ्ट या फायर। गुड्स लॉस्ट हो गया तो मेरे बच्चे बोला ना, गुड्स बिक गया तब तो सेल्स। बिकने के सिवाय किसी भी रीजन से गुड्स आपका चला जाए, कुछ हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि एंट्री कुछ इस तरीके से। लॉस बाय थेफ्ट, ये हमारा लॉस है, लॉस का बढ़ना क्या हम डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लॉस बाय थेफ्ट ये हमारा एक्सपेंस है, लॉस से बच्चे डेबिट कर देंगे। और गुड्स हमारे पास से चला गया ना, तो गुड्स जो हमारे लॉस्ट हो गए हम उसको परचेजेस अकाउंट से कम कर देंगे, है ना। परचेज जो हमने गुड्स परचेज किया था उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। अमाउंट कितना है 10,000। तो ये हमने क्या किया, एंट्री कंप्लीट किया। लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज अकाउंट, एक्सपेंस बढ़ गया और दूसरा एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है ना। या कह दीजिए लॉस या एक्सपेंस, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बच्चे हम यहाँ पे। अगला देखेंगे 7th क्या बता रहा। 7th, गुड्स कॉस्टिंग 20,000। मेरे बच्चे जिस गुड्स की कॉस्ट 20,000 थी, लॉस्ट बाय थेफ्ट,
यानी कि हमारा गुड्स यानी कि परचेजेज अकाउंट को हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा 20,000 से, कम करना होगा। ठीक है, जब ये गुड्स लॉस्ट हुआ ना, सेलिंग प्राइस का कोई मतलब नहीं, मैंने कहा ना गुड्स सेल हो गया तब तो सेल्स, अदरवाइज हमेशा क्या करेंगे जी, हम वहां पे आपका गुड्स की एंट्री कॉस्ट प्राइस पे आपकी होती है। तो कहता है, कौन सा पॉइंट था हमारा, 7 पॉइंट था, पढ़ो ना, कि गुड्स कॉस्टिंग 20,000 जिसकी सेलिंग प्राइस 22 लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया 15,000 का। तो वो जो गुड्स 20,000 के लॉस्ट हुए ना, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, बोले इंश्योरेंस कंपनी भैया 15,000 रुपीज सॉरी 20 का हमें लॉस हुआ, कुछ दे दो ना। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है। क्लेम एडमिट का मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भैया हम आपको 15,000 दे देंगे, आप चिंता नहीं करो। तो सुनो जरा कि जो 20,000 का आपका लॉस हुआ है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना देने को तैयार है, इंश्योरेंस कंपनी से आप कितने पैसे लेंगे, 15,000। तो 15,000 जो आपको मिलेगा ना, वो आपका एसेट बढ़ गया, है ना। ये परचेजेज नाम का जो एक्सपेंस है आप उसको कम कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 लेना है, जब किसी समय पैसा लेना होता है, वी हैव गॉट द राइट, एंड राइट को हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। तो मुझे बताओ जरा कि 20,000 में 15,000 मिल जाएगा तो आपको लॉस कितने का हुआ, 5,000 का। वो 5,000 का आपको जो लॉस हुआ, उसको लॉस कह दो चाहे एक्सपेंस कह दो, एंट्री करने के लिए हम उसको क्या बोलेंगे, लॉस बाय, आग लगी थी ना, फायर, आग लगी थी कि चोरी हुआ था, आग लगी तो फायर, और उस तरीके से थेफ्ट थेफ्ट है, तो लॉस बाय थेफ्ट आपको हो गया चोरी हो जाना आपका, ठीक है ना। चोरी से लॉस कितने का हुआ, सिर्फ 5 का, 20 का नहीं हुआ। यहां पे कोई क्लेम नहीं मिला था तो पूरा लॉस हो गया था, यहां पे मिलेगा, एंट्री कीजिए। तो एक्सपेंस बढ़ना हम क्या करेंगे, डेबिट, तो आपका एंट्री हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड। बताइए लॉस आपको कितने का हुआ, सिर्फ 5,000 का। इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा पे करने का कमिटमेंट कर रही है, 15,000। तो जो पैसा आपको मिलने का कमिटमेंट हो गया वो पैसा हमें मिल जाएगा जी। तो हम मतलब हम लेंगे उनसे, तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। और परचेजेज यानी कि गुड्स को मेरे बच्चे हम कम कर देंगे, कितने से, आपका पूरे 20,000 से। तो 20,000 से परचेज जो हमने किया था वो बेचने के लिए या आपका यूज करने के लिए, उसको हम कम कर देंगे, इतना हमें कंपनी से पैसा मिल जाएगा, इतना हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो काम खत्म हो गया, ठीक है। और आगे बढ़िए आप यहाँ पे, और आगे बढ़िए। कहता है आपका अगला देखो, अच्छे से एंट्रीज है, एंट्रीज सीख रहे हैं। हो सकता है कि आपके लेवल में कोई एक इसी में से पॉइंट उठ जाए, बोलते कि बताओ इसका क्या आंसर होगा, या एमसीक्यू में आ जाओ, फिल इन दी ब्लैंक्स में जब पूछ दे क्या एंट्री, तो ठीक है। अदरवाइज कुछ है थोड़े। और ये चैप्टर पढ़ाने का मुझे मन नहीं करता इस लेवल पे, क्योंकि आप जानते हो क्या रीजन है, आपने पता नहीं कितनी महारत थी कि इस चैप्टर के अंदर में बचपन में, है ना। आगे आइए, अगला कहता है बच्चे 8 पॉइंट पे आप आएंगे, ओनर सोल्ड इट्स हाउस होल्ड फर्नीचर। ओनर ने क्या किया है, हाउस होल्ड फर्नीचर का मतलब कि घर का फर्नीचर, हाउस होल्ड मतलब घर का, बिजनेस का नहीं, उसने 12,000 में बेच दिया एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। पर बच्चे हम लोग ना, हम ओनर के घर की बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ओनर ने घर में क्या किया क्या नहीं किया हमें मतलब नहीं है, बिजनेस में क्या हुआ बताओ जरा। 8 पॉइंट पढ़ के बिजनेस में क्या हुआ, तो बिजनेस में मेरे बच्चे कैश आया है, फर्नीचर उसने घर में बेचा ना। वी आर नॉट मेकिंग एनी एंट्री एनी रिकॉर्डिंग फॉर द ओनर, हम ओनर के लिए नहीं कर रहे हैं, वी आर मेकिंग एंट्री फॉर द बिजनेस। और बिजनेस में क्या हुआ, तो जो घर से वो कुछ भी बेचकर अपना वो अपने अभी क्या बेच रहा है जी, वो कहता है कि हम फर्नीचर बेच दिए, घर का फर्नीचर बेचे, अपना घर बेच दे, अपने बच्चे बेच दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में क्या आया, पैसा आया। तो बिजनेस में क्या होगा बच्चे, कैश बढ़ेगा, कैश। कितना पैसा उसने बढ़ाया, 12,000। और इसको हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल, कैपिटल कितने से, 12,000। तो एंट्री बताइए, कैश हमारा एसेट है, बढ़ना हमारा डेबिट हो जाएगा 12,000। और इसके साथ साथ मेरे बच्चे 2 कैपिटल अकाउंट, आपको कितने का, 12,000 रुपीज का अमाउंट आपका। एंट्री कंप्लीट, 8th एंट्री हो गया। कम टू नाउ 9th पॉइंट आपका। 9th में आप आइए, क्या बोलता 9th में, वो कहता है कि पेड टू लैंडलॉर्ड, जो आपके लैंडलॉर्ड है, मतलब जिससे आपने प्रॉपर्टी लिया है मेरे बच्चे रेंट पे, 30,000 पे किया फॉर यूज ऑफ हिज बिल्डिंग।
मतलब पता क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड था ना उसकी ये बिल्डिंग थी, और इस बिल्डिंग को हमने क्या किया था जी, 30,000 का रेंट पे लिया था यूज करने के लिए। ध्यान समझने वाली बात है, आउट ऑफ विच 1/3 ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। मेरे बच्चे, ये बिल्डिंग के मान लो 3 फ्लोर थे, मान लो 3 फ्लोर थे, मान लो 3 फ्लोर थे, 1 2 3। इसमें से ये 2 जो है ना, ये 2 पार्ट, इसमें तो वो अपना ऑफिस रन कर रहा है, और इसमें क्या करता है, पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब कि वो खुद रहता है। तो रेंट जो आपने पे किया 30,000 में इसका रेंट कितना हो गया, 1/3 आप यूज कर रहे हो अपने लिए, यानी कि 10,000, और इसके लिए कितना हो गया, तो 30,000 का 2/3 यानी कि 20,000, है ना। तो ध्यान दीजिए, हमने लैंडलॉर्ड को बिजनेस से कितना पे किया, 30,000। सुनेंगे मेरी बात, बिजनेस से मेरे बच्चे कैश हमने कितना पे किया है, 30,000, बिजनेस से पे किया 30,000। इसमें से जो आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हो ना 20,000, उस 20,000 को हम ऑफिस का एक्सपेंस दिखाएंगे, यानी कि रेंट। हमारा रेंट क्या हो गया जी, एक्सपेंस हो गया, कितने से, सिर्फ 20 से। और मेरे बच्चे, जो ओनर यूज कर रहा है ना, ओनर के यूज के चलते जो हम रेंट पे कर रहे हैं, वो हम ड्रॉइंग्स मानेंगे कि भैया उतना पैसा बिजनेस है, आप अपने घर के लिए पे कर दिए, खुद रहने के लिए, बिजनेस का थोड़ा ही खर्च है। तो उसको हम क्या करेंगे, 10,000 से आप अपने कैपिटल को यहां पे कम कर देंगे, 10,000। मतलब कि ये जो आपका हर एक साल क्या हो रहा है कि ओनर इतना जो पेमेंट कर रहा है बच्चे बिजनेस, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस से कोई भी पेमेंट होगा पर्सनल पर्पस के लिए, हम उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं, मतलब कि कैपिटल कम कर देंगे। बताइए एंट्री क्या होगा, रेंट आपका एक्सपेंस है, बढ़ना डेबिट, तो आप रेंट अकाउंट को डेबिट कीजिए, कितने से, 20,000 से। तो बच्चे, कैपिटल कम हो रहा है, कैपिटल का भी कम होना डेबिट होता है। सर कैसे, अब मत पूछो कैसे, सब तो बताया बदमाश। और कैश कम हो गया तो टू कैश अकाउंट कितना आपका यहाँ पे, 30,000 का अमाउंट, एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। दिस इज वेरी सिंपल नाउ, देयर इज नथिंग, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से हम एंट्री पास कर सकते हैं। प्लीज कॉपी करेंगे। और एक लास्ट यहाँ पे 10th पॉइंट है, वो भी फटाफट खत्म करो, और जितने सारी एंट्रीज बन सकती है मैंने वो सब करा दिया। 10th पॉइंट पढ़ो ना, क्या बता रहा है, स्टेशनरी परचेज फॉर ऑफिस इन यूज। हमने जो ऑफिस में जो स्टेशनरी परचेज किया बच्चे, उसके लिए पे किया। तो स्टेशनरी क्या है, ये जो पेन, पेंसिल, इरेजर, शीट, सब जो परचेज करते हैं ना हम लोग, एक्सपेंस दिखाते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री में एक्सपेंस यानी कि स्टेशनरी को बढ़ाइए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, है ना, और पे किया यानी कि टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया। कितने का अमाउंट है बच्चे यहाँ पे, वो कहता है कि 13,000 का, तो 13,000 से हम इस एंट्री को यहाँ पे अंजाम देंगे, और ये खत्म हो गया। जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके बाद में अभी कुछ और आपसे बातें करना चाहता हूँ, प्लीज कॉपी करेंगे आप इसको। बच्चों, अभी टाइमिंग देखा, टाइमिंग हमारा अप हो चुका है आज की क्लास का, और हमने क्वेश्चंस भी खत्म कर लिए जो इतने इसमें क्वेश्चंस होने थे। इसके बाद अभी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी बची हुई है, और थ्योरी के सिवाय साथ साथ अभी आपका कई सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपका 1A 2 3 4 बहुत सारी बातें बची हुई है। इन सारे क्वेश्चंस को ना मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में, मतलब इस चैप्टर को हम एंड करेंगे अगली क्लास में। आप बिलीव कीजिए, जितना आपने पढ़ाई किया बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी जर्नल एंट्री को लेकर डाउट सेशन टाइम पे मुझसे सवाल नहीं पूछना अगर आप नए नए हैं जर्नल एंट्री को लेकर, तो कि सर इफ अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर वो होगा तो, ये सारे इफ और जो है ना बच्चे अभी आने वाले हैं। अभी कहाँ अभी तो बुक की शुरुआत किया हमने, कितने चैप्टर्स आएंगे, उसमें कितने तरीके के भी एंट्री आएंगी, बट सारी एंट्री का जो एप्लीकेशन होगा, यूज होगा, वो इसी तरीके से होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली आपका। मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, एक बार दोबारा एक बात बताते हुए कि अगर किसी टर्म को समझने में आपको दिक्कत हो रही है, आप उसका डिटेल स्टडी करना चाहते हैं, रियली में करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे अकाउंटिंग टर्म्स का लेक्चर 1 से 7 यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरा है। आप अकाउंटिंग टर्म्स लेक्चर 1 बाय संतोष कुमार टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऐसे 7 लेक्चर, उसको देखिए। वो तभी फायदा है जब आपको मतलब कि 11-12 क्लास में कॉमर्स में आपने नहीं पढ़ा है, तो अदरवाइज बेवकूफी होगी उसको देखना। और अगर आपको जो जनरल एंट्री की क्लासेज हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब कि आप या तो आर्ट्स या साइंस से हैं, या फिर बहुत वीक थे, बदमाश थे आप अपने 11 क्लास में, तो एक एडवाइजेबल है। अगर रियली में दिक्कत आ रही है, मतलब दिक्कत का लेवल आपका 30% तक है,
अगर 5% 10% तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे पढ़ो सब समझ में आ जाएगा, बहुत चीज करना है। लेकिन अगर 30% 40% है तो इन सारी बातों को बहुत स्लोली मैंने 11th क्लास के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। आप जर्नल एंट्री क्लास 1 जर्नल एंट्री लेक्चर 1 फॉर क्लास 11th बाय संतोष कुमार टाइप करेंगे तो ऐसे 17th लेक्चर आपको मिल जाएंगे। 17 लेक्चर आपके जर्नल एंट्री के यूट्यूब पे, आप उसको पढ़े, वहां से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना मैं करा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट है। अगली जो क्लास कराऊंगा उसी क्लास से मेरा मानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो। वो क्या होंगे, कैसे होंगे, उन सारी चीजों का डिस्कशन अगली बार। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे। थैंक यू जी, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू।